ग्लोबल अडाई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब क्लास 15 है, इससे पहले 14 क्लास हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल अटैक के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं और पीडीएफ भी आपको इस वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने अभी तक टोटल 210 क्वेश्चन कर लिया था। अब आज के लेक्चर में उससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे एक एक करके, सबको निपटाएंगे सबको, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन है कि तीन कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में, तीन कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। देखो, इस एक क्वेश्चन से मैं दो तीन क्वेश्चन आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात कि थ्री फेज, सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग की परीक्षण के लिए, वाइंडिंग के परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन। तो आपने देखा था कि हमने एक्सटर्नल ग्राउलर और इंटरनल ग्राउलर, ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट बताए थे, जिसमें जो हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है उसका यूज हमने किया था डीसी मोटर में। डीसी मोटर में वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए, वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हमने एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज किया था। जो हमारा इंटरनल ग्राउलर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है जी, इंटरनल ग्राउलर, इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। क्वेश्चन, एक चीज यहाँ पे क्लियर होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के ही कि इंटरनल ग्राउलर की बात किया। दूसरा चीज इसने बोला है हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्राउलर या इंटरनल ग्राउलर दोनों में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को चेक करने के लिए, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम लोग ज्ञात करते थे तो उसको ज्ञात करने का मेथड ये था कि ग्राउलर के ऊपर, ग्राउलर के ऊपर जो हमारे स्लॉट्स है, स्लॉट्स के जस्ट ऊपर हम लोग हेक्सा ब्लेड एक लगा देते थे ऐसे लंबा, और जिस स्लॉट के अंदर, जिस स्लॉट के अंदर हमारी वाइंडिंग शॉर्टेड रहती थी वहां पे हमारा ये हेक्सा ब्लेड बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता था, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता था। तो इससे हमें पता चलता था कि ये जो हमारी स्लॉट है, इस स्लॉट में वाइंडिंग कहीं ना कहीं शॉर्टेड है। ठीक है, तो रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, ये हमारा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे तो हम लोग याद करते थे अपना शॉर्टेड क्वाइल का। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग ओपन टर्मिनल कैसे ज्ञान करते थे, या फिर हमारी ओपन वाइंडिंग में कहीं ओपन टर्मिनल हो गया है या वाइंडिंग हमारी कहीं ओपन रह गई है, इसको कैसे चेक करते थे। इसको चेक करते थे एक मिली वोल्ट लगा के, है ना। मिली वोल्ट हम लोग ऊपर लगाते थे एक्सटर्नल या इंटरनल ग्राउंड दोनों में, और वहां पे चेक करते थे कि कहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, कहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, वोल्टेज जहाँ पे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राउलर है वो कहीं ना कहीं, हमारा जो वाइंडिंग है कहीं ना कहीं ओपन है, तो हम लोग वहां से ओपन सर्किट का भी डिटेक्शन कर लेते हैं या परीक्षण कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्धारित है। जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कौन सा नियम लगता है या वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, देखिए, इससे पहले का जो भी क्वेश्चन था वहां तक हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा, तो अभी तक आपने तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा चैप्टर भाई, एक चैप्टर था आपका डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा था आपका डीसी मोटर, डीसी मोटर, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तीसरा था आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये चैप्टर भी आप कंप्लीट हो गया। अब चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है आज से, क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आज से स्टार्ट हो गया।
तो हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट करा लिया है। अब हम लोग चौथा चैप्टर से देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये इस चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वो होता है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने को मिलता है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। ये जो डबल रिवॉल्विंग थ्योरी है ना, इसी थ्योरी से पता चलता है कि जो हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है वो लेंज लॉ पे आधारित है। किस पे आधारित है? लेंज लॉ पे आधारित है, ठीक है। ये आपकी थ्योरी क्या है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डबल रिवॉल्विंग थ्योरी भी अच्छे से बता दूं। तो यहाँ पे आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम। ये आपके सामने सिंगल फेज की मोटर बना दी गई है और इसका बस आपसे नाम केवल पूछ लिया है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, सिंगल फेज जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, इसका मैं पहले आपको टाइप थोड़ा सा बता दूं। ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी, कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी सैडेड पोल मोटर, ठीक है, सैडेड पोल मोटर। दूसरा होता है आपका कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर। तीसरा होता है आपका स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज मोटर, है ना। ये 3 आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। जो आपकी कैपेसिटर मोटर होती है, ये पुनः 3 प्रकार की होती है। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, ये तीनों प्रकार नोट कर लीजिए यहाँ पे। एक होती है आपकी परमानेंट, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर, ठीक है जी। अच्छा, एक होती है आपका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन रन मोटर। ये हो गया आपका दूसरा टाइप, ठीक है। तीसरा कौन सा टाइप होता है सर? तीसरा होता है आपका इंडक्शन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। जो आपकी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती है ना, उनको किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, जिस मेथड का या जिस भी विधि का उपयोग करके उसको स्टार्ट किया जाता है, वही उस मोटर का नाम बन जाता है, ठीक है, वही उस मोटर का नाम बन जाता है। तो जहां पे हम लोग परमानेंट कैपेसिटर यूज करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो मोटर होगी हमारी परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर हो जाएगी। और जिस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज करते हैं, वहां पे हमारी जो मोटर होगी वो मोटर हो जाएगी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। और देखिए, हमने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिया, आपने बताया भी नहीं कि सर दोनों तो नाम सेम ही है, ठीक है। तो एक होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। ये आप बताए नहीं, जब आप बताते तब तो हमको पता चलता है कि हाँ सर, ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एक होती है और एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, ठीक है। तो जब हम लोग 2 कैपेसिटर यूज कर लेते हैं तो वहां पे बन जाती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। यहाँ पे देखिए, केवल एक ही आपको कैपेसिटर दिख रहा है, केवल एक ही आपको कैपेसिटर दिख रहा है, 2 कैपेसिटर नहीं दिख रहे हैं। और इसमें कहीं पे भी आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच या अपकेंद्री स्विच लगाना होता है, ठीक है, अपकेंद्री स्विच लगाना होता है, जिसका काम होता है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको अलग करेगा जब मोटर की स्पीड लगभग 75 से 80% हो जाती है। जब मोटर की स्पीड स्टार्टिंग के समय 75 से 80% तक आ जाती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को
अलग कर देता है परिपथ से। यही काम होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ठीक है। तो परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर जो होती है इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं होती, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते नहीं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों एक साथ कार्य करती है। इस वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है। तो ये जो हमारी मोटर बनेगी कौन सी बन जाएगी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको सारे फिगर्स भी दिखा देता हूँ कि कौन सी मोटर है। देखिए यहाँ पे मैं 3 फिगर ले लिया हूँ, आपको क्लियरली अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि सर आप किस किस मोटर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर मोटरें हैं। ये जो मोटर है ये है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। ये जो है ये है आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और ये जो है ये है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसका तो नाम लिखा भी हुआ है नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको केवल फिगर देख के। ये जो यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया है, इस कैपेसिटर की क्षमता कितनी होती है भाई, ये 3 माइक्रोफैरेड की होती है। 3 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर होता है। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है घरेलू पंखा, ठीक है जी। घरेलू पंखा जो हम लोग छत पे लगाते हैं, छत पर लगाने वाला, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट अच्छा एग्जांपल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इंटरव्यूज में कि जो आपके सीलिंग फैन लगे होते हैं इसमें कौन सी कैपेसिटर लगी होती है, ये सॉरी ये कौन से मोटर की टाइप है, मोटर की कौन सी टाइप है ये, तो ये है हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज आप लोगों ने देखा होगा कि इसके जो कैपेसिटर होता है या इसका जो कहते हैं हम लोग कि इसका क्या खराब हो गया यार, कैपेसिटर ना कहते हैं और क्या कहते हैं, कंडेंसर, कंडेंसर, इसका कंडेंसर खराब हो गया है ना। कंडेंसर खराब हो गया तो उसकी रेटिंग 2.2 2.25 माइक्रोफैरेड होती है या फिर 3 माइक्रोफैरेड तक होती है, 3 माइक्रोफैरेड। जनरली जनरली 2.25 या 2.5 माइक्रोफैरेड का, कितने माइक्रोफैरेड का लगाया गया होता है, ठीक है। जो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के आपके पंखे आते हैं, थोड़े से हैवी पंखे, उसमें 3 माइक्रोफैरेड का लगा होता है। तो ये डाटा आपको क्लियर हुआ कि ये जो कंडेंसर लगाया जाएगा कितने वोल्ट का लगाया, कितने माइक्रोफैरेड का लगाया जाएगा भाई, 3 माइक्रोफैरेड का। वही चीज यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, लेकिन एक जो कैपेसिटर है वो 3 माइक्रोफैरेड का होता है, जो दूसरा कैपेसिटर है, जो दूसरा कैपेसिटर है ये 10 माइक्रोफैरेड तक का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे C1 और C2 दो चीज आपको दिख रहा होगा, C1 और C2 दो चीज दिख रहा होगा। जो आपका C1 है, जो आपका C1 है ये सर्किट के साथ हमेशा बना रहता है, मतलब इसी के साथ, इसी की वजह से आपकी मोटर चल रही है। और ये जो C2 लगा हुआ है ना, C2 का काम है केवल मोटर को स्टार्ट कराना, केवल मोटर को स्टार्ट कराना, ठीक है। तो जो C2 है यह 10 माइक्रोफैरेड का लगभग होता है, 10 माइक्रोफैरेड का लगभग इसकी रेटिंग होती है। बाकी एक आपको कैपेसिटर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर के साथ, इस कैपेसिटर के साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये क्या करेगा, बाद में इस सर्किट को हटा देगा, मोटर केवल हमारी इसी सर्किट की वजह से चलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीनों कैपेसिटर, कैपेसिटर मोटर की तीनों टाइप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, स्प्लिट चरण मोटर का। हमने अभी आपको बताया कि जो हमारी स्प्लिट फेज की मोटर है, स्प्लिट फेज की मोटर भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही आती है। और यदि सिंगल फेज हमारी जो मोटर है वो लेंज लॉ पे कार्य कर रही है, तो स्प्लिट फेज भी किस पे कार्य करेगी, लेंज लॉ पे ही कार्य करेगी। ये उम्मीद है कि ये इतनी बात आप, छोटी सी बात जो है समझ पाए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे 2 कैपेसिटर इसने यूज कर लिया, अब पूछ लिया आपसे कि कौन सी मोटर है, तो ये अब आप आंख बंद करके बता दोगे इसका आंसर कि सर ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। इतना तो आप बता सकते हो।
है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पे जो C1 है ये क्या है, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर, रनिंग वाइंडिंग कह सकते हैं इसको, या फिर कंटिन्यूअस वाइंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा ये C2 है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केवल मशीन को स्टार्ट कराना, है ना। अभी हमने पीछे बताया भी है आपको यहाँ पे, तो ये चीज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अच्छा करिए, 460 या 720 पे करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम प्रॉपर आपको देखने प्रॉपर दिखेगा पूरा, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप इतनी देर में ले सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे सिंगल फेज मोटर किस प्रकार कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप, ठीक है। कम्यूटेटर कम्यूटेटर मोटर किस के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में बोला है जो आपकी कम्यूटेटर मोटर होती है वो एसी सिंगल फेज मोटर के किस टाइप में आती है, ठीक है, किस टाइप में आती है। Which type of AC single phase motor classified under अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसका अर्थ मैं गलत बोल दिया। बोला है कि कम्यूटेटर टाइप की जो मोटर होती है उसके अंतर्गत कौन सा इसमें से मोटर आता है, ठीक है। कम्यूटेटर मोटर के अंतर्गत कौन सा मोटर आता है, तो वो आता है हमारा रिपल्सन मोटर, ठीक है। रिपल्सन मोटर किसके अंतर्गत आता है, रिपल्सन मोटर हमारा आता है कम्यूटेटर टाइप मोटर के अंतर्गत, ठीक है, या कम्यूटेटर मोटर के अंतर्गत आता है हमारा रिपल्सन मोटर, ठीक है जी। चल बढ़े आगे। एक देखो ये जो आपने यहाँ पे मैं बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मैं 3 टाइप बता दिया था। तो जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है ना, सिंगल फेज मोटर वो टोटल 3 भागों में बंटती है। सिंगल फेज मोटर जो है वो टोटल 3 भाग में बंटती है। कौन कौन से, एक होता है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और एक होता है आपका कम्यूटेटर मोटर, ठीक है। तो ये टोटल 3 टाइप में बंटता है। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अलग है। चलिए मैं नेक्स्ट इसके आगे वाले लेक्चर में मैं ये पूरा टाइप का फिगर ही एक जगह आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारे टाइप्स भी याद रहें। मैं पूरा इसका फिगर ही एक जगह आपको दे दूंगा, क्योंकि लिखने चलूंगा तो लिखने में आपको टाइम लगेगा और आप लोग कहेंगे कि सर क्लास कितनी लंबी चलेगी, कितनी देर तक क्लास चलेगी, है ना। चलिए ये हो गया आपका रिपल्सन मोटर। बाकी जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें 2 मोटर आ जाती है आपकी, एक हाइब्रिड आ जाती है और एक रिलक्टेंस मोटर आ जाती है। कम्यूटेटर में आपका एक रिपल्सन टाइप आ जाता है, ये आपने देख लिया। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन, which method is adopted to start the single phase induction motor, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ठीक है, कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक यहाँ पे थ्योरी आ जाती है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, जिसमें किया क्या जाता है, जिसमें एक ही फेज को या फिर एक ही सप्लाई को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, 2 भागों में फैला दिया जाता है या 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, टिल्ट कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है और 2 भाग में तोड़ के इसको ऐसा बनाया जाता है कि दोनों भाग का मैग्नीट्यूड सेम रहे, परिमाण सेम रहे, लेकिन दिशा अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके सप्लाई को 2 भागों में तोड़ देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्प्लिट फेड है क्या, जी हाँ है, स्प्लिट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लिखना चाहूँ, ये आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू पी आई साइन थीटा,
पी आई साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, पी आई कॉस थीटा भी पढ़ा होगा, पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। इससे पहले जो मैंने लिखा था ये एक्टिव पावर के लिए है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने लिखा था वी आई साइन थीटा वो रिएक्टिव पावर के लिए था। वी आई कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा। अब इसी वी आई कॉस थीटा को दो भाग में, दो अलग अलग भाग में तोड़ दिया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा इसको, ये वी बाई टू आई बाई टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आधा इधर बढ़ जाता है फिर आधा उधर बढ़ जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, तो वो होता है हमारा सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने का मेथड। आगे देखते हैं एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। देखो यहाँ पे इसने कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ पे आपका लगा दिया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इस सेंट्रीफ्यूगल का स्विच क्या, इस स्विच का क्या कार्य होता है लिख लीजिए। इस स्विच के द्वारा, इस स्विच के द्वारा लिख लो यहाँ पे क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो, मैं लिख देता हूं एक बार, के द्वारा सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को, सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को मोटर के 70 से 80%, 70 से 80% गति प्राप्त कर लेने पर, गति प्राप्त करने के बाद या कर लेने पर परिपथ से अलग करना, अलग करना, यही काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, यही काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी यहाँ पे, कि इस स्विच के द्वारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के या सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को मोटर के 75 से 80% गति प्राप्त कर लेने के बाद परिपथ से अलग करना होता है। किसको, स्टार्टिंग वाइंडिंग को। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगा, परिपथ से अलग करेगा, ठीक है। बाकी ये जो आपकी मोटर है, कौन सी मोटर है भाई, ये है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कैपेसिटर है और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, जो हमने फिगर आपको इससे पहले भी बताया था ऑलरेडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का क्या उद्देश्य है। देखिए ये आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है ये किसका फिगर है, यही है आपका पूरा संरचना सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये पूरी संरचना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है जी, उसकी ये पूरी संरचना। अब इसमें बोला है आपसे क्वेश्चन में, इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का क्या काम है। तो देखो इस कैपेसिटर का काम बस इतना होता है ना, ये यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बनाया है, ये यहाँ पे क्या बनाया है, कॉन्टैक्ट बनाया है। तो इस कॉन्टैक्ट को जब यहाँ पे इस एक दूसरे से टच कराया जाता है, या फिर ये कहिए कि ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उस समय स्पार्किंग ज्यादा होती है, उस समय स्पार्किंग ज्यादा होती है। तो उस स्पार्किंग को रोकने के लिए, उस स्पार्किंग को रोकने के लिए ही ये ऊपर कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है जी। ये जो ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का काम होता है कि इस स्पार्किंग को रिड्यूस करे। जो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं उस समय स्पार्किंग को रिड्यूस करे या कम करे, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस द स्पार्क एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया कि समरसेबल पाइप है आपके पास, समरसेबल मशीन है आपके पास और इसमें आपको रीवाइंडिंग करना है। रीवाइंडिंग करने का मतलब कि दोबारा इसमें आप वाइंडिंग करना चाहते हैं, मतलब पहली बार उसकी वाइंडिंग खराब हो गई है, अब आप ले गए हो
मैकेनिक के पास, उससे बोलते हो कि भाई ये देखो इसकी वाइंडिंग खराब हो गई है, इसमें दोबारा वाइंडिंग कर दो, तो वो किस प्रकार का तार यूज करेगा? वो यूज करेगा पीवीसी कवर्ड, पीवीसी कवर्ड तार का यूज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारी सबमर्सिबल मोटर होती है उसकी वाइंडिंग एक तरह से कहे कि नमी के संपर्क में रहती है या पानी के संपर्क में रहती है, और यदि उसके वाइंडिंग के वायर्स को प्रॉपर इंसुलेशन न मिले तो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएंगी और हमारी मोटर तुरंत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस तरह की मोटर को हम लोग, इस तरह की मोटर की वाइंडिंग का या समरसेबल मोटर के वाइंडिंग का, समरसेबल मोटर का यदि वाइंडिंग करना होता है तो उसमें हम लोग सुपर इनेबल कॉपर नहीं यूज करते हैं। जनरली जो मोटर यूज होती है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, सुपर इनेबल कॉपर का, लेकिन समरसेबल में हम लोग पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? अब केंद्रीय स्विच का कार्य आपसे पूछा है। देखो, इसी से कुछ देर पहले ही हमने आपको अब केंद्रीय स्विच के बारे में बताया था। अब केंद्रीय स्विच का काम क्या होता है कि यह जब हमारी मोटर 75 से 80% अपनी स्पीड पा लेगी या जब इतनी स्पीड से घूमने लगेगी तो उस समय हमारा अप केंद्रीय स्विच एक्टिव होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगा? डिस्कनेक्ट कर देगा परिपथ से। बस यही काम होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। अब देखिए, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, नहीं सर, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने का काम नहीं होता है इसका। तो फिर क्या होता है? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। जी सर, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग ये तो होता है। और भी देखते हैं ऑप्शन। ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, नहीं। प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, एकदम नहीं। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, यही काम होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा भाई? स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेगा परिपथ से। कब करेगा? जब हमारी मोटर 75 से 80% स्पीड, अपने फुल स्पीड के चलने लगी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके मोटर के चलने की स्पीड 1000 आरपीएम है, तो लगभग 750 या 800 आरपीएम से घूमने लगी है जब आपकी मोटर, एक अंदाजा चल जाता है, तो उस समय हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बस ये काम होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। चलो अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक मोटर का उपयोग क्या है? जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग आपसे पूछा है कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग का क्या होता है। तो देखिए, जितने भी आपके मिक्सचर, जितने भी आपके मिक्सचर हैं, ग्राइंडर है, इसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिक्सचर या ग्राइंडर दिया होगा ऑप्शन में, मिक्सचर दिया है, मिक्सचर आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो बाकी हम लोग टेली प्रिंटर में, ये जो प्रिंटर की बात किया है ना, टेली प्रिंटर में हम लोग दो तरह की मोटर यूज करते हैं, या तो हमारी स्टेपर मोटर यूज होती है या फिर हमारी सर्वो मोटर यूज होती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है? वाउंड रोटर के साथ, वाउंड रोटर के साथ हमारी केवल एक ही मोटर है जो फिट हो सकती है, वो है हमारी रिपल्सन मोटर, वो है हमारी रिपल्सन मोटर। ठीक है, यही केवल एक ऐसी मोटर है जो वाउंड मोटर के साथ या वाउंड रोटर के साथ कनेक्ट हो पाती है। और रिपल्सन मोटर जो है ये किस सिद्धांत पर चलती है? तो ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ही ये मोटर हमारी चलती है। ठीक है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ही ये मोटर हमारी चलती है, इसीलिए इसका नाम रिपल्सन मोटर भी है। ठीक है, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज की जो भी मोटर है उनको जिस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए जो मेथड हम लोग अपनाते हैं, बस वही उस मोटर का नाम बन जाता है। ठीक है, तो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग चुंबकीय मेथड का रिपल्सन वाला प्रक्रिया अपनाते हैं। रिपल्सन प्रक्रिया अपनाते हैं मतलब जिसमें प्रतिकर्षण होता है, तो उस प्रतिकर्षण की वजह से ही इसका रोटर मूव करता है, इस वजह से इस मोटर का नाम रिपल्सन मोटर हो जाता है। ठीक है जी, चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर के रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ सीखने लायक है और बहुत कुछ जानने लायक है, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे
लिख के बता देता हूं, आपका मन, आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, और कोई होशियार बनना चाहे तो वो होशियार भी बन सकता है। देखो जो हमारे यहाँ पे दो दो सेक्शन बना लीजिए, एक बना लीजिए आप स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, और एक आप बना लीजिए रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग दो सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे नोट करते जाइए। स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। इसमें प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कम होता है, इसका प्रेरकत्व अधिक होता है, ठीक है। इसका प्रेरकत्व अधिक होता है। इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बाद में लिखना, पहले देखो इसमें हम लोग पतला तार यूज करते हैं, पतला तार। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग पतला तार यूज करते हैं और इसमें मोटा तार यूज करते हैं, ठीक है जी, मोटा तार। इसमें फेरों की संख्या कम होती है, फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। और इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठ जाए। आप अभी तो ITI का केवल एग्जाम दोगे, इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एकदम श्योर है, या एकदम गारंटी है हमारी, ठीक है। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं, वैसे हमारी गारंटी है, सनी सर की गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।